हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 9 का मैथ्स का क्वेश्चन, जो 40 क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आशा करते हैं कि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहीं से आएगा। तो चलिए शुरू, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पेपर 2 का है, मैथमेटिक्स MCQ टाइप। 40 क्वेश्चन आता है, 1.5 घंटे का समय है। आगे देखिए, ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं, पूरा इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या पता करना है। तो परिमेय संख्या कैसे पता करेंगे, तो देखिए ये जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। 1/√2 भी क्या है, तो 1 और √2। 1 तो परिमेय संख्या है, लेकिन √2 अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखिए पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या, क्योंकि √7 से √7 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2/7। 2/7 मतलब क्या है, एक परिमेय संख्या, तो बी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि शून्य क्या है। शून्य क्या है, तो शून्य देखिए क्या है, एक परिमेय संख्या है, या फिर एक अपरिमेय संख्या है, या फिर एक पूर्ण संख्या है, या फिर एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, क्या है, तो शून्य जो है एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या होती है जिसे W से दर्शाया जाता है, W, और जो है वो 0 से शुरू होती है। ठीक है, 0 1 2 ये सब यहाँ से लेकर अनंत तक चलते रहती है, तो इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से मेरा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 0.3, ठीक है, 0.3 बराबर है। तो 0.3 किसके बराबर है, 0.3 बराबर है किसके, 0.3 किसके बराबर है, तो ध्यान से देखिएगा 0.3 किसके बराबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है 0.3, ठीक है, तो 0.3 यहाँ पे देखिए बार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इसको बार बोलते हैं। इसका शॉर्टकट तरीका होता है कि 3 लिख दिए, जितना बार है उतना लिखिए 3, और यहाँ पे बार की जगह पे क्या लिखिएगा, 9 लिखिएगा। क्या लिखिएगा, 9 लिखिएगा। तो जब 9 लिख दीजिएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या बच जाएगा, 1/3। आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। तो ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, ये आपका पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/√2 का परिमेयकरण है। तो 1/√2 का परिमेयकरण क्या करते हैं और कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। 1/√2, तो 1/√2 जो है यहाँ पे 1/√2 है, इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, √2 से गुना कर देंगे। 1/√2, ठीक है, इंटू √2/√2। तो जब √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2/2। और √2/2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि 36 का पावर 1/2 का मान होगा। तो 36 का पावर 1/2 का मान क्या होगा, तो ध्यान दीजिए 36 को हम कैसे लिख सकते हैं। 36 को अगर हम कैसे लिख सकते हैं, तो 36 को गुना क्या कर सकते हैं, 36 को हम 6 × 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 36 का पावर 1/2 था, ठीक है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 6 का पावर 2 लिख सकते हैं और गुना 1/2। तो 1 2 से 2 खत्म हो गया, तो 6 का पावर क्या बचा, 1, और मतलब 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसके हिसाब से सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2 + √2 और 2 - √2 किसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, 2 + √2 और 2 - √2। तो जब हम 2 + √2 और 2 - √2 गुना कर देंगे, तो ये एक फार्मूला होता है a + b × a - b। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 × √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो 4 से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखेंगे कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है, इसका 4 ऑप्शन देख लीजिए पहले। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, कौन सा बहुपद नहीं है। चलिए हम सॉल्व करेंगे कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए, बहुपद इसमें क्या होगा, घात हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। घात धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक मतलब पॉजिटिव। इसका जो है घात माइनस में नहीं होना चाहिए। एक्स चाहे वाई का पावर चाहे जेड का पावर क्या हो, प्लस में हो।
यहाँ देखिए ऑप्शन डी जो है y + 2y, तो ये y है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2y⁻1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अब इसके हिसाब से जो है, चूँकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा, तो इसके हिसाब से मेरा डी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिघाती बहुपद है? निम्नलिखित में से कौन सा त्रिघाती बहुपद है? तो त्रिघाती बहुपद निकालना है। तो त्रिघाती बहुपद मतलब क्या है? इसका घात 3 है, और घात 3 किसका है? देखिए इसका घात 3 है, इसका मतलब ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, त्रिघाती का मतलब होता है जिसका घात 3 होगा, जिसका पावर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि 2 + x² + x में x² का गुणांक क्या है? तो देखिए गुणांक जब भी निकालना होता है तो उसके आगे गुणा में क्या है? ठीक है, उसके आगे गुणा में देखेंगे कि उसके आगे गुणा में क्या है। तो देखिए इसके आगे जब गुणा में देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे x² के आगे क्या है। तो x² के आगे इसके साथ गुणा में क्या है? कुछ नहीं है, इसका मतलब x² के आगे जो है 1 लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पे देखिए 1 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इसमें क्या है, px = 2x + 1 का शून्यक है। ठीक है, क्या शून्यक है? तो ध्यान से देखिएगा शून्यक क्या होगा इसमें। ठीक है, शून्यक तो 2x + 1 में 2x + 1 में शून्यक क्या हो जाएगा? तो इस पर हम क्या करेंगे, 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा, = -1। तो यहाँ पे 2x बराबर यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, -1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 11 कि 3x² + x + 1 को x-1 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो क्या शेषफल प्राप्त होगा? तो देखिए शेषफल प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ x-1 को हम 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। x बराबर जब 1 हो गया, अब इसमें क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे। तो इसके हिसाब से क्या होगा, 3 × 1 का स्क्वायर, ठीक है, +1 और +1। तो क्या हो जाएगा, 3 का × 1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 + 1 सब जोड़ देंगे तो 5 आएगा। और कौन सा ऑप्शन में 5 है? सी ऑप्शन में। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, और देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 2 चर वाला रैखिक समीकरण है? ठीक है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण कैसे पता करते हैं? तो जिसका घात क्या होगा, जिसका चर जो है 2 होगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन में इसका चर क्या है, ओनली 1 है, 2x सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे 2x वाला घात है। इसमें देखिए यहाँ पे 3x में सिर्फ यहाँ पे x का घात है। इसमें भी देखिए 2x में सिर्फ x का घात है। लेकिन यहाँ देखिए 2x और y इसमें क्या है, 2 चर है। कितना चर है इसमें? 2 चर है, 2 चर। तो मेरा ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, यहाँ ऑप्शन को ध्यान से देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको सोल्यूशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके क्या है, दो वैल्यू है x और y, 2 चर है, और 2 चर के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसका मान नहीं निकाल सकते। इसीलिए x - y = 2 का हल हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, x - y का 2 का हल हम नहीं निकाल सकते। तो इसके हिसाब से जो है उसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो इसके हिसाब से जो है ऑप्शन मेरा हो जाएगा कौन सा। तो पहले देखिए x का मान अगर हम 2 रखेंगे, x का मान 2 रखते हैं और -1 रखते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन चाहिए क्या, 2 चाहिए, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ देखिए x का मान अगर हम 4 रखते हैं, 4, तो 4 यहाँ रखेंगे तो 4 और -2, तो क्या हो जाएगा, 2। इसके हिसाब से तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल क्या हो सकते हैं? देखिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होगा? तो यहाँ पे जब भी हम हल निकालेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के लिए इसमें घात क्या होगा, इसे मान लीजिए, ध्यान दीजिए, x + y है। ठीक है, 2 चर है और ये 4 है, तो इसका x का मान 1 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, इस तरह से अनंत वैल्यू हो सकता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए यहाँ चतुर्थांश से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? चतुर्थांश से क्वेश्चन है कि ये बिंदु 3 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो जब हम चतुर्थांश का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे किस चतुर्थांश में। तो पहले ध्यान से देखिएगा, चतुर्थांश के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं पहले। देखिए ये जो है यहाँ पे दोनों प्लस प्लस होता है। ठीक है,
यहाँ पे क्या होगा, एक्स इधर माइनस में और ये प्लस में होगा, ठीक है। ये तीसरा जो चतुर्थांश है वो माइनस माइनस में होगा और ये जो होगा ये प्लस में होगा और माइनस में होगा। तो इसके हिसाब से देखिए यहाँ पे माइनस है, पहला वाला भी माइनस में, देखो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो इसके हिसाब से कौन सा आ जाएगा, ये तृतीय चतुर्थांश में, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, बिंदु सी का निर्देशांक है। अब यहाँ बिंदु सी का निर्देशांक देखने का प्रयास करेंगे, तो बिंदु सी का निर्देशांक यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो क्या होगा बिंदु सी का निर्देशांक, तो सी का अगर हम निर्देशांक देखते हैं, ठीक है, अगर बिंदु सी का निर्देशांक देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, सी का निर्देशांक यहाँ ध्यान से देखिएगा, सी का निर्देशांक यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सी का निर्देशांक क्या है यहाँ पे, तो देखिए सी का निर्देशांक यहाँ से, सी का निर्देशांक यहाँ पे देखिएगा, तो सी का निर्देशांक इसके हिसाब से -5 होगा, ठीक है, -5, क्योंकि यहाँ पे -5 है और यहाँ पे ऊपर में 2 हो जाएगा, तो -5 2 होगा, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ठीक है, -5 2 कौन सा ऑप्शन में है, -5 2, ठीक है, -5 2 ऑप्शन मेरा क्या कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे -5 2 2 -5 2 0 और -5 0, तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, और नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 कि 105 का संपूरक कोण है। 105 का संपूरक कोण कैसे निकालेंगे, तो देखिए संपूरक कोण निकालने का तरीका होता है कि 180 डिग्री से हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस कर देंगे 105, तो 180 से 105 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 75 डिग्री, तो ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ठीक है। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन कोणों को क्या कहते हैं। देखिए अगर दो कोण 90 डिग्री हो, ठीक है, योग 90 डिग्री का हो, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन कोणों को क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो समझते हैं, पहले क्या है कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो समझते हैं कि अगर मान लीजिए दो कोण ए और बी है, एक कोण ए है एक कोण बी है, दोनों का 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, समकोण, ठीक है। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या, ए और बी जो है जो बन रहा है वो 90 डिग्री, इसका मतलब ये समकोण बनेगा, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की और, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि यदि एंगल AOB एक सरल रेखा है तो एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। यदि आकृति AOB एक सरल रेखा है तो एक्स का मान क्या होगा, तो इसमें एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, देखिए एक्स का मान इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए ये जो होता है ये दो कोणों का जोड़ जो है 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री से क्या करेंगे हम 82 माइनस करेंगे, तो जैसे देखिए 180 डिग्री से माइनस 180 डिग्री से मान के चलिए 80 माइनस करना है तो 100 डिग्री होगा, 100 से तो और कम होगा, तो 98 डिग्री मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें 98 डिग्री सही ऑप्शन हो जाएगा। देखते कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए में 98 डिग्री, ऑप्शन बी में 8 डिग्री, ऑप्शन सी में 80 डिग्री, ऑप्शन डी में है 108 डिग्री, तो इसके हिसाब से जो है मेरा ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा सही 98 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, आकृति में एक्स का मान ज्ञात करें। तो देखिए आकृति में एक्स का मान ज्ञात करें, तो इसमें आकृति में एक्स का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, तो इसका क्या होता है कि इन दोनों कोणों का जोड़ जो होता है वो तीसरे कोण के बराबर होता है, ठीक है। किसी भी त्रिभुज के अंत दो कोणों के योग बाह्य कोण के बराबर होता है। इसका एक्स का वैल्यू हो जाएगा क्या 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री क्या हो जाएगा 100 डिग्री, क्या हो जाएगा आंसर 100 डिग्री। तो इसके हिसाब से 100 डिग्री देखते हैं कहाँ है, ठीक है, 100 डिग्री देखते हैं कहाँ कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में मेरा 100 डिग्री है, तो आंसर सी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन नंबर 21, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग क्या होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग तो पता होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से त्रिभुज की सर्वसम कसौटी नहीं है, कसौटी नहीं है। तो देखिए ये कसौटी है, SAS है, ठीक है, ASAB है और SSB है, तीनों एस भी है, ये नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरा सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23, और देखते हैं 23 में क्या है। देखिए 23 में कंडीशन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन आपके पास ये रहा, ठीक है, 4 ऑप्शन ये है, और इसके हिसाब से देखिए एंगल A बराबर एंगल B है, ठीक है, एंगल A बराबर एंगल B है, और एंगल B बराबर एंगल Q है, एंगल A बराबर B है और एंगल B बराबर Q है, और एंगल AB बराबर क्या है PQ है। तो इसके हिसाब से देखिए अगर हमको निकालना पड़ेगा तो एंगल A बराबर B है, ठीक है, सॉरी एंगल A बराबर P है, तो देखिए इसका एंगल A और इसका एंगल P बराबर, ठीक है, एंगल B बराबर एंगल Q है तो एंगल B इसका भी, तो एंगल Q इसका भी, और एंगल AB इसका AB लेंगे तो इसका PQ लेना पड़ेगा, मतलब ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान इतना है, मतलब 110 डिग्री 82 डिग्री और 68 डिग्री होता है, तो चौथे कोण का मान क्या होगा। तो चौथा कोण कैसे निकालेंगे,
ठीक है, चौथा कोण कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे 110, ठीक है, प्लस 82 और प्लस 68 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा इधर 8 और 2 10 बचा 1, 8 और 6 14, 1 15, 1 16, ठीक है, और 1 260। तो जब हम 360 से 260 को घटाएंगे क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोने क्योंकि 360 होता है तो 260 घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 0 0 1। इसके हिसाब से ऑप्शन ए जो है सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। एक समांतर चतुर्भुज के ABCD में एंगल D 135 डिग्री है तो B का मान क्या होगा। अब देखिए समांतर चतुर्भुज में जो है आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है। जैसे अगर ये मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है ABCD, ठीक है, भले ये दिख नहीं रहा हो, मान के चलिए समांतर चतुर्भुज है, तो एंगल D का मान अगर ये 135 है तो B का मान भी 135 होगा, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या देखेंगे, ठीक है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं। देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। क्या होते हैं, लंब समद्विभाजक, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में होते हैं। देखिए इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, ठीक है, एक ही आधार पर बनने वाले क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है, तो ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे और देखेंगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, क्या है कि दोनों को क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो यहाँ पे 1/2 5 गुना 14, 5 गुना 14, यहाँ 5 है तो 2 7 14, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये 29, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है। एक चक्र चतुर्भुज में एंगल ए और सी का मान क्या होगा। देखिए जब भी चक्र चतुर्भुज होता है, चक्र चतुर्भुज होता है तो ये रहा आपका क्या, वृत्त, और इसके अंदर एक चतुर्भुज है। ठीक है, ये चतुर्भुज चारों भुजा में सटेगा, ठीक है, यहाँ पे भी सटेगा, सारे चारों जो बिंदु है वो भी सर्कल पर टच करेगी। तो अगर एंगल इसको ए मानते हैं, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो एंगल ए और एंगल सी दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री हमेशा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 चलेंगे। ठीक है, पटरी और प्रकार की सहायता से कोण की रचना संभव नहीं। तो देखिए पटरी और प्रकार से कौन सा एंगल संभव नहीं है, तो ये जो है हम ये भी बना सकते हैं, ठीक है, ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते, ये नहीं बना सकते, तो इसके हिसाब से तीनों बना सकते हैं, बी नहीं बना सकते। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। देखिए हिरन का सूत्र है। अब हिरन का सूत्र क्या है, तो हिरन का सूत्र को पता होगा। क्या होता है हिरन का सूत्र, हिरन का सूत्र क्या होता है कि अंडर रूट, ठीक है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, एक त्रिभुज की भुजाएं 122 120 और 22 है तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप निकालना है, कुछ नहीं निकालना, इसमें क्षेत्रफल नहीं निकालना, परिमाप निकालना है। तो परिमाप कैसे निकालेंगे, 122, ठीक है, प्लस 120 और 22, जब इसको जोड़ देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा और 1 2 264 हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप जोड़ेंगे ताकि इसमें त्रिभुज का परिमाप निकालना, अर्ध परिमाप नहीं है। तो 122 120 और 22 जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 264। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में है 264, ऑप्शन सी जो है वो 264 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 जो है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड तो कुछ नहीं करेंगे, 60 से सिर्फ 3 को डिवाइड दे देंगे, तो 3 दूने 6 यानी 2 और 0। ठीक है, तो ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा, 20 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि एक घन का कुल क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन ज्ञात करें। तो घन का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए घन का कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा का हम ए मान ले रहे 6a स्क्वायर। ठीक है, घन का कुल क्षेत्रफल 96 हो जाएगा, तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 96 बाई क्या हो जाएगा 6, तो 6 का 6 और 6 का 6 और 6 6 का 36, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, रूट बन जाएगा तो 4 हो जाएगा। और घन का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब,
तो 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब क्या होगा, 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 4 16, 16 चौका 64, ठीक है, 4 4 16, 16 को 4 से गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है देख लेते हैं, ऑप्शन सी में मेरा 64 है, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। यदि बेलन की त्रिज्या r है तो उसकी ऊंचाई h है, तो उसका वक्र पे क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए बेलन का अगर वक्र पे क्षेत्रफल निकालना है तो बेलन का वक्र पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2π/h, 2π/h ये फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है ये, ठीक है, तो देखिए पहला ही ऑप्शन में है, तो मेरा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन बहुत शानदार है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे कि यदि किसी शंकु की ऊंचाई h त्रिज्या और r को त्रिज्या की ऊंचाई l है तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3πr², 1/3πr²h, है ना, ये फॉर्मूला होता है 1/3πr²h। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 1/3πr²h है, ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो है 1/3πr² है, तो ये मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन के एक अर्धगोले का त्रिज्या r है तो उसके वक्र पे क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो अर्धगोला कैसे बनता है पता है आप लोगों को, अर्धगोला इस तरह से बनता है, ठीक है, गोला का अर्धगोला ये और ये कटोरा जैसे का, ठीक है, ये अर्धगोला बनता है। तो अर्धगोले का जो है वो वक्र पे क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए एक गोला रहता है उसको 4πr² होता है, तो अर्धगोला का आधा हो जाएगा तो 2πr², आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, ठीक है, 39। देखिए वर्ग अंतराल में 10 और 25 का उच्च सीमा क्या होगा। तो देखिए इधर उच्च सीमा जो है, पहला वाला जो है वो हमेशा क्या होता है, निम्न सीमा होता है, और दूसरा वाला उच्च सीमा होता है। तो इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से मेरा जो है 25 उच्च सीमा हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो जीत आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए अगर हम सिक्के को एक बार उछालते हैं, सिक्के को एक बार उछालते हैं तो एक बार उछालने पर क्या आएगा, तो अगर सिक्के में देखिए या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, एक सिक्का को उछालेंगे तो इनमें से कोई एक आ सकता है, 1 और बटा 2। ठीक है, ये कुल परिणामों की संख्या है, ये अनुकूल परिणामों की संख्या है, तो 1/2 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एग्ज़ाम देने से पहले देख के जाइएगा बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।